हेलो, अभी आवाज आ रही है? वो मैं माइक लगाना भूल गई थी। चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आज आज के लिए ये जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब चैनल पे ही रहेगी, बट कल से ये सभी जो क्लासेस हैं वो हैप्पी कोडिंग जो ऐप है, एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ पे रहेंगी, है ना? तो जितना जल्दी हो सके आप वो कोर्स परचेज करें, उसके बाद ही आप हैप्पी कोडिंग ऐप पे जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके क्लासेस को जो है जो भी कोर्स है वो आप परचेज करें, जिसका अभी तक कूपन कोड था, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो अभी करंट जो इस कोर्स का प्राइस है दैट इज 1500। थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले तक इस पे एक कूपन कोड था जिसकी वजह से ये आपको 999 रुपए में मिल रहा था, बट अभी आपने वो मौका मिस कर दिया अगर आपने वो परचेज नहीं किया है तो, है ना? डेली यूट्यूब पे नहीं हो सकती, अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने हैप्पी कोडिंग चैनल पे, है ना? और जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी इस रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे इवन कोडिंग भी कोई अगर सीख रहा है तो उसको भी आप ये क्लासेस जो है शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइजेशन। तो हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स पढ़ लिए थे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर में कि हम सबसे पहले जब भी कोई डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना हो तो हम सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे वेरिएबल का, देन हम वेरिएबल नेम लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन लिखेंगे। अगर इनिशियलाइज करना हो तो वेरिएबल नेम और ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इस साइड हम वैल्यू लिख देंगे और इस तरीके से हम वैल्यू असाइन कर देंगे, है ना? ये सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कुछ और तरीके भी हैं सी प्लस प्लस को इस इनिशियलाइज करने के। जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा, अगर आपको कोई भी वेरिएबल है, ये हमने बनाया, सपोज इस वेरिएबल का नाम है नम। अगर हमें इस नम के अंदर में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है, हमें इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है। दूसरा, इनिशियलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस चीज को याद रखना, पहले हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंट और नम, ये हमने अपना जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेरेशन के बाद अगर हम इसको कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो दिस इज असाइनमेंट, राइट? बट अगर हम इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू असाइन कर देते कुछ इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन, ना कि असाइनमेंट। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, ठीक है, उसी को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम वैल्यू को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर में भी लिख के असाइन कर सकते हैं। तीसरा, हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू को लिख के भी असाइन कर सकते हैं, है ना? इनके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या क्या कब कहाँ कहाँ पे हम इन दोनों अप्रोच को यूज करेंगे, वो हम आगे जब बढ़ेंगे क्लास ऑब्जेक्ट पे, जब हम आएंगे उस टाइम पे हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इन सी प्लस प्लस वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल जस्ट बिफोर ऑफ यूज। ये तो हमें पता ही है, जब भी किसी वेरिएबल को यूज करना है उससे जस्ट पहले हमें उसको डिक्लेयर करना है। बिना डिक्लेयर किए हम उसको जो है यूज नहीं कर सकते, है ना? अगर हम फास्टर की बात करें तो देखो, असाइनमेंट में हम पहले फास्टर, हम कहेंगे कि फास्टर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना? अगर हम नॉर्मली कहें कि हमने पहले अपना जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर दिया, एक तो हमारा हमने साथ के साथ में उसको वैल्यू असाइन किया, तो होता क्या है, अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया, हमने अपना कोई भी कोड लिखा और इस कोड के अंदर में हमने कोई भी वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करके छोड़ दिया, हमने इसको ना कोई वैल्यू असाइन किया, ना हमने इसको आगे कहीं पे यूज किया, तो होगा क्या कि जब तक ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा इसको कभी भी स्पेस मिलेगा ही नहीं। जब तक हम इस नम को यूज नहीं करेंगे या हम कोई वैल्यू असाइन करें या इसको इसके साथ कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाएं, नहीं करवा रहे, तब तक इसको स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे ही हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने इस नम को 10 असाइन करने की कोशिश की, तो असाइन तो तभी होगा ना जब नम के पास मेमोरी होगा, राइट? तो सबसे पहले नम को जो है स्पेस दिलवाया जाएगा, फिर इसके अंदर में 10 असाइन किया जाएगा। अगर हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया तो इसको कभी भी मेमोरी मिलता ही नहीं है।
तो फास्टर वाली हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल है, अगर आपके पास पहले ही वैल्यू है तो आप उसको उसी टाइम जो है असाइन कर दें, नहीं है तो आप जब आपको जरूरत पड़े, जब आपको असाइन करना हो तब आप असाइन कर दो, है ना। आगे चलते हैं, ये हो गई वेरिएबल वाली बात। फिर अब हम एक ऑटो कीवर्ड की भी बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले वेरिएबल नेम से पहले हम लिखते हैं उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है कि वो जो वेरिएबल आप मेमोरी के अंदर में क्रिएट करने वाले हैं उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवाने वाले हैं। जैसे कि हमें 19 स्टोर करवाना है रैम में। अब हमें पता है कि 19 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है और इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। तो यानी कि अगर हमें इस 19 को रैम के अंदर में स्टोर करवाना है तो हमें 4 बाइट की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, अपना जो वेरिएबल है वो किस टाइप का बनाएंगे, इंटीजर टाइप का। हमने बना दिया एक इंट ए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया। अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो हमने अपने जो वेरिएबल है उसका जो टाइप है वो हमने कैर रख दिया। कोई पॉइंटिंग वैल्यू है कुछ इस तरीके से तो हमने उसका टाइप डबल या फ्लोट रख दिया। अगर इन केस हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उसका क्या टाइप होना चाहिए, मोस्टली ये उन केसेस में हो जाता है जैसे हमने पढ़ा था लॉन्ग डबल, राइट, या फिर हमने लॉन्ग लॉन्ग इंट भी पढ़ा था। तो ऐसे केसेस में जब हमें समझ ना आए कि हमारे लिए बेस्ट जो डेटा टाइप है वो कौन सा होगा, हम इंट यूज करें, हम लॉन्ग इंट को यूज करें, या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट को यूज करें, या फिर डबल को यूज करें कि लॉन्ग डबल को यूज करें, जब ये सारा कंफ्यूजन हो तो उस टाइम पे हम एक काम करते हैं कि वहां पे हम डेटा टाइप लिखने के बजाय हम क्या कर देते हैं, सीधा ऑटो कीवर्ड लिख देते हैं। जैसे कि अभी तक हमने इसको कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया था, अब हम क्या करेंगे, डेटा टाइप के बजाय हम क्या यूज करेंगे, ऑटो कीवर्ड को। ठीक है, फिर हम अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे, जो भी XYZ जो भी हमें नाम रखना है। बट इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे जब हम डेटा टाइप्स के साथ में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे, हमारे पास चॉइस था, अगर आपके पास वैल्यू है तो आप उसको असाइन कर दो वेरिएबल को, नहीं है तो आप बाद में असाइन कर सकते हैं। बट अगर आप ऑटो कीवर्ड को यूज कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, देन इट इज मस्ट कि आप उसको उसी टाइम पे जो है वैल्यू को असाइन करें। सो दैट, क्यों करना है ऐसा, सो दैट कंपाइलर जो है उस वैल्यू को देख के समझ जाए कि हाँ ये वैल्यू किस टाइप का है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसका टाइप जो है वो डिफाइन कर देगा खुद से। कौन कर देगा, कंपाइलर कर देगा, है ना। तो आगे किस तरीके से हम ऑटो कीवर्ड को यूज करेंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑटो कीवर्ड इज यूज फॉर टाइप inference, allowing the compiler to deduce the data type of a variable automatically based on the initializer। कि जो भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया किसी भी वेरिएबल को, हमने लिखा ऑटो ए, हमने लिखा ऑटो बी, और यहाँ पे हमने इसको 17 असाइन कर दिया, यहाँ हमने इसको कोई कैरेक्टर असाइन कर दिया। तो जैसे ही कंपाइलर देखेगा कि ये वैल्यू किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है, तो इस ए नाम के वेरिएबल का टाइप क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। यहाँ देखेगा कि वैल्यू जो असाइन करी जा रही है वो किस टाइप की है, कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, तो बी का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे यहाँ इस पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इस वेरिएबल का टाइप क्या होने वाला है, क्योंकि हमने तो दिया नहीं है, अब वो हमने पूरा का पूरा कंपाइलर पे छोड़ दिया कि अब वो जाने, है ना, इस तरीके से। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद ऑटो कीवर्ड शुड बी इनिशियलाइज्ड, दिस इज मस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ हमने ऐसा लिख के छोड़ दिया, हमने लिखा ऑटो और ए, इनिशियलाइज नहीं किया, तो कंपाइलर को सपने थोड़ी आएंगे कि हम इसको क्या वैल्यू असाइन करने वाले हैं। उसको तो इंस्टेंट सारे काम चाहिए, वो यहीं पे रेड अंडरलाइन कर देगा कि इसको वैल्यू असाइन करो। नहीं करेंगे तो अदरवाइज कंपाइलर विल जनरेट एरर, तो कंपाइलर जो है एरर जनरेट कर देगा कि यहाँ पे ये नेसेसरी है कि आप इसको जो है सबसे पहले आप इसको इनिशियलाइज करें। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं आप, इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इंट ए इसको हमने वैल्यू असाइन किया 5, और इंट ए दूसरा आपने सिर्फ लिखा इंट ए, और हमने इसको बाद में जो वैल्यू है वो हमने असाइन कर दिया, है ना। ऑब्वियसली फास्ट की बात करें तो यही होगा, कंपाइलर को दोनों जो काम है वो साथ के साथ में मिल रहे हैं, है ना। और यहाँ हम बात करें तो पहले जाएगा, अभी के लिए इसको मेमोरी नहीं दिलवाएगा। मैंने क्या कहा, जब भी किसी वेरिएबल की बात करते हैं, इवन हम जब भी किसी भी चीज की बात करेंगे, चाहे वो फंक्शंस हो, कोई पॉइंटर्स हो,
या कोई एरे हो, जिस भी चीज के आगे हम बात करेंगे, जब तक हम किसी चीज को, जिसको भी मेमोरी दिलवानी हो, मेमोरी से रिलेटेड जो भी काम हो, जब तक कि हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज को मेमोरी नहीं मिलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको मेमोरी नहीं मिलेगा। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब तक इसको मेमोरी नहीं मिलेगा, जब हम आगे जाएंगे इसको यूज करेंगे तो इसको मेमोरी मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया तो मेमोरी तो इसको मिल ही नहीं रहा है ना। बट अगर इसकी हम बात करें तो इसको साथ के साथ में मेमोरी मिलेगा। अगर हम इसको सिर्फ इसकी तरह डिक्लेयर करके छोड़ देते तो इसको मेमोरी नहीं मिलता। बट अगर हम इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये डिक्लेयर भी हो गया, वैल्यू भी असाइन हो गया, साथ के साथ में इसको जो मेमोरी है वो भी मिल गया, है ना, जो भी इसका नाम है ए। तो ज्यादा फास्ट यही हुआ कि हम साथ के साथ में उसको वैल्यू असाइन भी कर दे, है ना। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वही ऑटो कीवर्ड वाला, ऑटो ए, ऑटो बी, सी, P1 और P2 ये हमने अपने नाम दिए हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हमने ए असाइन कर दिया, इसको 10 असाइन कर दिया, इसको 9.8, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एड्रेस वाली चीज हमने नहीं पढ़ी है तो इसको हम अभी के लिए छोड़ेंगे, बट हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू किस टाइप का था, कैरेक्टर टाइप वैल्यू है। तो इसी वजह से कंपाइलर इस ए नाम के वेरिएबल का टाइप क्या आइडेंटिफाई कर देगा, कैरेक्टर। ये वैल्यू एक इंटीजर टाइप वैल्यू है तो इस बी का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये वैल्यू एक डबल टाइप वैल्यू है। अब देखो डबल टाइप क्यों बोला मैंने, हमने पढ़े थे फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट एंड डबल। और ये चीज हम जब आगे कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, वहां पे भी हमें याद रखनी है। दोनों में से मैंने एक पॉइंटिंग वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे हमने टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, दिस वैल्यू इज ऑफ फ्लोट टाइप और डबल टाइप। ना हमने ये कहा कि ये फ्लोट टाइप वैल्यू है, ना हमने ये कहा कि ये डबल टाइप का वैल्यू है। हमने सिर्फ अपना एक पॉइंटिंग वैल्यू लिखा। अब बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होगा इसका, फ्लोट या डबल में से, वो होगा डबल। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू लिखा 9.8, तो बाय डिफॉल्ट ये कैसा होगा, डबल टाइप का होगा। तो इस वजह से सी नाम के वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने हर बार लिखा कि मैंने लिखा 9। अब हम हमेशा क्यों कहते हैं कि इंटीजर टाइप का ही है, बिना पॉइंट वाले वैल्यूज के लिए तो हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप भी होता है, हमारे पास इंट भी होता है, हमारे पास लॉन्ग इंट भी होता है, फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट भी होता है। बट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, हमेशा इंट होता है ना। तो ये इंटीजर डिफॉल्ट डेटा टाइप है बिना पॉइंट वाले वैल्यूज के लिए, और पॉइंट वाले वैल्यूज के लिए डबल जो है वो हमारा डिफॉल्ट डेटा टाइप है। ठीक है, तो इस चीज को हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। दूसरा चीज ये, अगर इसकी भी बात कर ले पॉइंटर वाले की, तो यहाँ पे हमने इसको एड्रेसेस असाइन किए, P1 और P2 को हमने एड्रेसेस असाइन किए हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि ये जो वेरिएबल जिसका एड्रेस आप असाइन कर रहे हैं वो किस टाइप का है। तो अगर ए वेरिएबल देखें तो ए वेरिएबल का टाइप यहाँ से क्या हो गया था, वो तो कैरेक्टर हो गया था। तो इसी वजह से इस P1 का टाइप क्या रहेगा, पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप। यहाँ पे बी की बात करें तो बी का एड्रेस हम असाइन कर रहे हैं, बी इंटीजर टाइप है। बहुत आगे की कहानी है, आप लोगों को अभी समझ भी नहीं आएगी, बट क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल देना था तो हमने कवर अप कर लिया इसको। बाकी हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी, जब आप वापस आके पॉइंटर्स पढ़ने के बाद इस चीज को ओपन करके आप देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कमेंट्स की। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स टेल फॉर व्हाट पर्पस अ स्टेटमेंट हैज बीन रिटन। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि सपोज करो हमने कोई भी एप्लीकेशन बना दिया और उस एप्लीकेशन के अंदर में हम अभी, ये हमारे पास ए कंपनी है, इस ए कंपनी के अंदर में हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सपोज P1 हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस पे हम काम कर रहे हैं। आज उस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है उस कंपनी में हम हमेशा काम करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो हम उस लाइन ऑफ कोड को किस पर्पस के लिए हम लिख रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक हमने कोई ब्लॉग बनाया, कोई और काम हमने किया, तो वो हम किस काम के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम कमेंट लाइंस जो है वो ऐड कर देते हैं। एक तरीके से जस्ट मैसेज होता है। जैसे कि हम बात करें कि हम इंस्टाग्राम जब भी ओपन करते हैं, लॉगिन करने से पहले जब हम सिर्फ लॉगिन करना चाह रहे हैं तो हमें एक बॉक्स दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, वो कहता है एंटर योर आईडी, फिर वो दूसरा कहता है एंटर पासवर्ड, है ना। तो जैसे वो दोनों चीजें हमारे लिए मैसेज होती है कि आगे करना क्या है
है ना। सेम एज हमारे कोड के अंदर में जो कमेंट्स होते हैं वो आगे आने वाले बंदे के लिए, हो सकता है हमारे लिए ही, किसी के भी लिए वो सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि एक मैसेज होता है ना। और वो जो मैसेजेस हैं, हमेशा याद रखना, वो जो कमेंट्स होते हैं वो कभी भी कंपाइलर के पास नहीं जाते हैं। और हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ये सुनने को मिले कि कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, बट कंपाइलर के पास जो कमेंट लाइंस होती है, जो कि हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले डबल स्लैश हम यूज करते हैं, फिर इससे आगे हम अपना जो भी हमें लिखना है वो सब हम मैसेज लिख देते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस का कोड हो, सॉरी कमेंट हो, तो उसके लिए स्लैश देन एस्ट्रिस्क, देन हमने इस तरीके से लाइन बाय लाइन अपना जो भी कमेंट है वो हमने लिख दिया, और फिर उसको एंड कर देंगे हम स्टार स्लैश से, है ना। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन कमेंट्स को जो है ऐड कर रहे होते हैं। ओके, तो कंपाइलर जो है, इनको कंपाइलर के पास ये कभी भी जाते ही नहीं है, प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे इन सबको रिमूव कर दिया जाता है, और कंपाइलेशन जो प्रोसेस है वो प्री प्रोसेसिंग के बाद आता है। तो ये कमेंट्स कभी भी कंपाइलर के पास नहीं जाते, तो इनके लिए वो कोई एरर नहीं देता है ना। आप उसमें कैसा भी कुछ भी लिख दो आप, जैसे हमारे पास रूल है कि हम वेरिएबल को हम हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे। इसमें से एक भी चीज हमने गड़बड़ करी तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मली अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, हमने इंट का आई कैपिटल कर दिया और हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमारे पास एरर आ जाएगा। बट वहीं पे अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास कमेंटेड होगा, है ना, तो कंपाइलर इनको देखता ही नहीं, कंपाइलर के पास ये जाते ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी आप कमेंट में लिख रहे हैं, आप वो चीज कैसा भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखो नहीं लिखो, क्योंकि वो जस्ट मैसेज है, आप अपने तरीके से कैसे भी उसको लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो जैसा कि हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि 100 हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, या फिर हम अपने आप में 0 की बात करें, हम 1 की बात करें, हम 9 की बात करें, ये सभी वैल्यूज अपने आप में फिक्स हैं। हमने ना आज तक इनको चेंज किया है और ना ही हम आगे इनको चेंज कर सकते हैं, राइट। 0 जब से बना है और आज तक और हमेशा 0 ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। 9 की बात करें, हमेशा से 9 ही है, आगे भी 9 ही रहेगा। कोई भी वैल्यू जो कि हम इस तरीके से, जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या फिर कोई पॉइंटिंग वैल्यू है कुछ इस तरीके से, ये अपने आप में फिक्स होती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब पूछा जाए कि तो चेंज किसको कर सकते हैं, चेंज तो हम वेरिएबल को कर सकते हैं, है ना। किसको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि हम किसी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू भी असाइन कर दिया, अब हमें आगे जाके इसका वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। हमने आगे जाके इसको 20 असाइन कर दिया, हमने और आगे जाके इसको कुछ और वैल्यू असाइन कर दिया, फिर हमने कुछ और वैल्यू असाइन कर दिया। तो वेरिएबल का बिहेवियर ये होता है कि वेरिएबल को आप जितने नंबर ऑफ टाइम चेंज करना चाहें, आप उतने नंबर ऑफ टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। बट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं अपने आप में, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहीं पे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की कि 1 को जो है 2 असाइन कर दो। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि यहाँ पे इस साइड में, यानी कि राइट साइड में, कौन से साइड में, राइट साइड में, और ये है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर दो। हमने हमेशा यही देखा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में एनी हाउ हमेशा वेरिएबल ही देखा है अभी तक हमने। अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं तो असाइनमेंट का काम क्या है कि यहाँ ए है, ए के पास कोई मेमोरी होगा, पहले उसमें 10 पड़ा हुआ था, फिर हमने उसको 20 असाइन कर दिया, फिर हमने उसको 30 असाइन कर दिया, फिर 40 असाइन कर दिया। बट यहाँ अगर अब हम देखें, क्या 1 के पास कोई मेमोरी लोकेशन है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो तो अपने आप में तो वो तो फिक्स वैल्यू है, उसको हम 1 से 2 नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हम। तो जब भी हम कोई इस तरीके से कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो कंप्लीटली इनकरेक्ट होंगे। इनकरेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 जो है वो 1 को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि 1 को 1 से बदल के हम 2 करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो इम्पॉसिबल है, ये ना आज तक हुआ है, ना कभी हो सकता है। तो समझ आया कि कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं एक्चुअल में, वो फिक्स वैल्यूज होती हैं। बट अगर हम बात करें कि चेंज होने वाली चीज कौन सी है, तो वो तो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा चीज,
हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपने कोड के अंदर में किस टाइम वेरिएबल्स को यूज करना है और किस टाइम हमें फिक्स्ड वैल्यूज यानी कि कॉन्स्टेंट्स को यूज करना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं, हम बात करते हैं हमें एक एप्लीकेशन बनाना है एडिशन के लिए। किसके लिए? एडिशन के लिए। अब एडिशन के लिए हमें सीधा सा पता है, सबसे पहले हम दो इनपुट लेंगे, फिर दोनों को हम जो है ऐड कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आउटपुट हो जाएगा, राइट। अब हमने अपना एप्लीकेशन बनाया और इसके अंदर में हमने लिख दिया 10 + 20 और फिर हमने रिजल्ट भी प्रिंट करवा दिया, फिर हमने रिजल्ट में भी 30 लिख दिया सीधा सीधा। अब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो और आपने इनपुट किया ही नहीं, उससे पहले वो 10 और 20 को इनपुट लेके बैठा हुआ है और वो हमेशा आपको 30 रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको फेंक दोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके तो काम का है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही वैल्यूज लेके बैठा है। आपकी हमेशा वैल्यूज 10 20 थोड़ी रहने वाली है, आपकी वैल्यूज तो चेंज होती रहेंगी, हर बार चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ देखो, हमें इस केस में कॉन्स्टेंट्स को लेके नहीं चलना है कि हमने अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जो भी कोड है उसके अंदर में हमने सीधा लिख दिया 10 और 20, बस बात खत्म, आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। अब वो एप्लीकेशन तो किसी के कुछ काम की होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही वैल्यूज लेके बैठा है। इनपुट किससे लेना है? यूजर से लेना है। अब यूजर से इनपुट लेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा, स्टोर करवाएंगे रैम में, तो वो सारी प्रोसेस है, उस वजह से हम यहाँ किसको यूज करेंगे? वेरिएबल को। अब दूसरा चीज, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने दो वैल्यूज लेनी है, ये हम इसका नाम दे देते हैं ए वेरिएबल और ये हो गया बी वेरिएबल, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम नाम दे देते हैं RESULT। ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब देखो, हर पर्सन की, मैं अगर एडिशन करवाने जा रही हूँ, मेरे अलग इनपुट्स हो सकते हैं, आपके अलग इनपुट हो सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन आएगा उसके अलग इनपुट हो सकते हैं, राइट। तो जैसे जैसे वैल्यूज, यहाँ पे वेरिएबल वही है, ए और बी ही है, बट जैसे जैसे दूसरा पर्सन आता जाएगा, अपने अपने वैल्यूज इनपुट करता जाएगा, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स का बिहेवियर यही होता है, आप उनके वैल्यूज को बार बार जो है चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और रिजल्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो भी बार बार चेंज होता रहेगा, है ना। तो अगर हमने वहीं पे कॉन्स्टेंट्स यूज किए होंगे तो वो आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टेंट यूज करेंगे तो हर बार वही रहेंगे, वही सेम इनपुट है, रिजल्ट भी वही हर बार शो करवाएगा, तो वो किसी काम का ही नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमें फाइंड करना है किसी का भी परसेंटेज, हमें फाइंड करना है परसेंटेज। अब फटाफट से मुझे बता दो कि परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है और उसके 6 सब्जेक्ट्स है ना, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6, ये 6 सब्जेक्ट हैं, और इन 6 सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स हैं उन सबका मुझे ऐड करके और वो सारा चीज करके मुझे जो है परसेंटेज फाइंड करना है। अब बताओ हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज के लिए? पता है फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज फाइंड करने के लिए? जैसे आप लोग कभी स्कूल में अपना रिजल्ट निकाला होगा ना, क्या परसेंटेज आया मेरा, इवन या फिर कॉलेजेस में भी। अच्छा, डिवाइडेड, हाँ, ये जो 100 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, या अच्छा ठीक है, इन सबको तो हम ऐड करेंगे सबसे पहले, वो तो ठीक है, सबको पता है। फिर यहाँ पे एक तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं और एक हम इंटू कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 को या फिर डिवाइड करेंगे 100 को? टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपने एक ने गलत लिखा था बीच में, इंटू 100 कर रहे होते हैं, बट डिवाइड टोटल से कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करो 6 सब्जेक्ट है हमारे पास और 6 के 6 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स वो 100 थे, है ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 600 हो गए। तो यहाँ पे टोटल आता है और वहां पे हमारे पास इंटू हम कर रहे होते हैं 100 से। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे इसमें से कौन कौन सी चीज, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये S1 है, S2 है, S3, S4, S5, S6, फिर ये एक 100 है और ये एक 600 है हमारे पास, ठीक है। वो तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया। अब जरूरी नहीं कि 600 इस टोटल मार्क्स हो सकता है कि उनके मिड टर्म चल रहे हो, या फिर जैसे FA वगैरह होते हैं स्कूल में, है ना, या फिर नॉर्मल सा कोई टेस्ट चल रहा हो जिसमें हर एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं 10-10, तो वो तो 60 ही होंगे, तो टोटल मार्क्स भी जो है चेंज हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ
कि ये 6 सब्जेक्ट 6, 7 और 8, ये 8 चीज़ें हैं। और तीसरा फिर हमारे पास लास्ट में परसेंटेज का रिजल्ट भी तो आएगा ना। अब इन सब में से किसको मैं एज ए वेरिएबल यूज करूं और किसको मैं एज ए कांस्टेंट यूज करूं, यानी कि इनमें से कौन सा चीज है जिसको मैं एज ए कांस्टेंट डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे पहले वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, देन हम यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज कर रहे होंगे। समझने की कोशिश करना इस चीज को। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर में हमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको वेरिएबल में स्टोर करवाना है, जिसके लिए हमें यहाँ वेरिएबल को यूज करना है, और कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम डायरेक्ट कांस्टेंट एज इट इज का एज इट इज हम यूज कर सकते हैं उसको। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 100 की अगर हम बात करें, या फिर सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। अब क्लासरूम के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके जो मार्क्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, है ना। जितने भी मार्क्स हैं वो चेंज हो सकते हैं हर बार। हर स्टूडेंट के पहले स्टूडेंट के 10 नंबर आए, किसी के 9 नंबर आए, किसी के 100 नंबर आए, जो भी है। अब टोटल मार्क्स हैं वो भी हर बार चेंज हो सकते हैं। अगर फाइनल एग्जाम है तो वो 100 जो है जो टोटल मार्क्स है वो हर एक सब्जेक्ट के 100 हो सकते हैं, वरना वो 10 हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर 100 है तो 600 टोटल मार्क्स हो सकते हैं, 10 है तो 60 टोटल मार्क्स हो सकते हैं। तो टोटल मार्क्स भी ऐसा चीज है जो कि बार बार चेंज होने वाला, हम उसको डायरेक्ट अपने कोड में ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। हमें उसके लिए भी क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे इसका रिजल्ट चेंज होगा तो परसेंटेज तो सबका अलग ही होगा, तो उसके लिए भी हमें वेरिएबल यूज करना होगा। अगर हम इस 100 की बात करें, हम इस 100 की बात करें तो यहाँ पे ये जो 100 है, क्या परसेंटेज फाइंड करने के फॉर्मूला में कभी भी हमने 100 की जगह 200 लिखा है, या फिर हमने 100 की जगह 10 लिखा है, या फिर हमने इनटू की जगह यहाँ पे 100 के बजाय कुछ और चीज हमने लिखी है? नहीं लिखी है, कभी भी नहीं लिखी है, और ना हम आगे इसको चेंज करने वाले हैं। ये हमेशा 100 का 100 ही रहेगा। दूसरा, जैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस सबका अलग अलग हो सकता है, सबके सर्किल का रेडियस अलग अलग हो सकता है जो भी एरिया फाइंड करने आ रहा है, बट जो पाई का वैल्यू है वो तो हमेशा से 3.14 है और वो आगे भी यही रहेगा। तो वो सारी चीजें जो कि फिक्स है ना, हमें आगे चेंज करने की जरूरत है उनको उनको हम अपने कोड में एज इट इज एज अ कांस्टेंट हम यूज कर रहे होंगे, बट जिनको हमें बार बार चेंज करना है उनको हम एज अ वेरिएबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कहाँ हमें वेरिएबल्स को प्रेफरेंस देना है और कहाँ हमें कॉन्स्टेंट्स को प्रेफरेंस देना है। अब देखो क्या ही हो जाता अगर हम इसको भी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते, तो क्या ही से ये हो जाता अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह मैंने कोई ए वेरिएबल यूज किया। अब मैंने इस ए वेरिएबल में 100 स्टोर करवाया और यहाँ मैंने सीधा सीधा लिख दिया ए। अब होगा क्या, 100 है, किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का। तो सबसे पहले ये ए जाएगा मेमोरी में, इसको 4 बाइट इसने ऑक्यूपाई की रैम में। क्या कोई सेंस था इस चीज का कि फालतू में हमने 4 बाइट वेस्ट किए? बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो हमें मेमोरी को वेस्ट नहीं करना है ऐसी चीजों के लिए। जहां हमें जरूरत नहीं है वहां हमें मेमोरी को वेस्ट नहीं करना है। जहां हमें सीधा पता है कि इसको हमें कभी चेंज करना ही नहीं है, 100 का 100 ही रहेगा वो हमेशा, उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। उसके लिए मेमोरी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर वैल्यू असाइन करेंगे, फिर जब हम उसको यूज कर रहे होंगे वो मेमोरी में जाएगा, उस वैल्यू को उठा के लाएगा। कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। टाइम भी वेस्ट होगा, स्पेस भी वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। अभी यहाँ किसी ने कुछ कहा था, मैंने बीच में पढ़ा था। सिक्स 8 क्लास के लिए पढ़ रहे हैं जेठालाल जी। हम 6 8 क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करी जाए तो आई थिंक वो 6 8 क्लास लाइक भी नहीं निकलेगी जिस हिसाब से आप लोगों के आंसर्स आते हैं। बट क्योंकि मैंने आपका नाम पहली बार ही सुना है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसी पे फोकस करें। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो कृपया करके अगर आपको पढ़ना है तो शांति से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये 6ठी 8वीं क्लास का लग रहा है तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर अगर हम इसी को पढ़ें, ए कांस्टेंट इज अ वेरिएबल दैट कैन वैल्यू, ओके, अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है अपने आप में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 10 हमेशा 10 ही था, 9 हमेशा 9 ही था, और इन सबको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना हम आगे चेंज कर सकते हैं।
कॉन्स्टेंट्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप हैं, जैसे न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मेनली दो ही टाइप है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में या तो पॉइंटिंग वैल्यू आ जाता है या फिर बिना पॉइंट वाला वैल्यू आ जाता है। अगर बिना पॉइंट वाला वैल्यू है तो उसको हम इंटीजर की कैटेगरी में डाल देते हैं, और अगर कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू है जैसे 19.8 हो गया तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में हम रख देते हैं। दूसरा नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, जो कि ऑब्वियसली नंबर्स नहीं है तो वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, है ना। जैसे सिंगल कैरेक्टर हो गया कुछ इस तरीके से, स्ट्रिंग हो गया जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे मेरा ही नाम हो गया प्रिशु, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब इनके भी अलग अलग टाइप है और इस चीज को आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं और ये चीज आप लिख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट की। तो इंटीजर कांस्टेंट के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है डेसिमल, डेसिमल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ऑक्टल, तीसरा हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल, एंड लास्ट वन इज बाइनरी। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की बात करें तो ये मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लोट एंड सेकंड वन इज डबल, ये तो हमें पता ही है। और कैरेक्टर्स का आगे कोई टाइप नहीं होता, कैरेक्टर कैरेक्टर ही होते हैं। और स्ट्रिंग्स यानी कि जब मल्टीपल कैरेक्टर्स हमारे पास हो उसको हम स्ट्रिंग कह देते हैं, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कह देते हैं। हाँ गुस्सा मत दिलाया करो, है ना। अब ऐसी फालतू की बातें करोगे तो अब एक तो इतनी मेहनत से आप यहाँ खड़े होके बढ़ा रहे हो, फिर दूसरा ये सुनने को मिलता है, तो ऑब्वियसली अगर आप भी मेरी जगह होती तो गुस्सा ही आएगा। नहीं लेनी है तो सीधा सीधा चले जाओ, लेनी है तो आराम से बैठ के पढ़ लो। हो सकता है अभी लग रहा हो कि फिर आगे इंटरेस्ट आने लगे आपको, सही खुद ही लगे कि हाँ अच्छा था तरीका पढ़ाने का। खैर छोड़ो, हम आगे बात करते हैं। ये कलर क्या ये दिख रहा है, एक बार मुझे बता देना। अगर नहीं दिख रहा है तो हम पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल्स की हम बात करें, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि छोटी क्लासेस की ही चीजें हैं, बट क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है जिस चीज को हम रेगुलर नहीं रखते, जैसे हो सकता है हमने बहुत पहले पढ़े हो ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, हम भूल गए होंगे अभी तक। बट क्योंकि हमारे एग्जाम में आने वाली चीजें हैं तो हम इनको वापस कवर करेंगे, बेशक ये छोटी क्लासेस की चीजें हो, है ना। डेसिमल्स की बात करें तो हमने सुना होगा बेस। अब बेस क्या होता है, बेस यानी कि किसी भी नंबर के अंदर में हम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज करने वाले हैं। जैसे डेसिमल की बात करें, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस हमारे पास होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, और बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, ये लिखते जाना आप लोग सारी चीजें। आगे हम बात करते हैं, बेस की हमने बात कर ली। अब डेसिमल के अंदर में 10 बेस होता है, यानी कि इसमें 0 to 9 डिजिट्स को हम यूज करते हैं, और सबको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 ही बन जाएगा। नेक्स्ट ऑक्टल में हम 0 से 7 डिजिट्स को यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 डिजिट्स को तो यूज करेंगे ही करेंगे, प्लस में A to F कैरेक्टर्स को भी यूज करेंगे। अब ये A to F कैरेक्टर्स जो है वो स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रीन कलर यूज कर लेंगे। बाइनरी 2 ही इसका बेस होता है, तो यानी कि इसमें सिर्फ 1 या फिर 0, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0 to 1, सिर्फ यही हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इन दोनों को मैं हटा देती हूँ, इन्हीं को हम पहले समझ लेते हैं अच्छे से। अब जो हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा है सिर्फ इसी की पूरी कहानी है। दूसरा एक और चीज हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि उस वैल्यू को लिखने से पहले हम क्या यूज करेंगे उसको हम छोड़ते हैं, अभी के लिए हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब हमने जो नंबर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। अब क्या कह रहा है, बाइनरी में आप 0 to 1 डिजिट्स को यूज कर सकते हो। मैंने लिखा 10, 1 और 0। हाँ 0 to 9 डिजिट्स ही होते हैं और A to F कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। अगर 0 to 9 को ऐड करें और A to F को ऐड करें तो टोटल निकलेगा हमारे पास 16। ठीक है, तो 10 की अगर हम बात करें, अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर मैंने लिख दिया 10, अब मुझे बताओ कि ये नंबर किस टाइप का है, ये बाइनरी है, ये हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है या फिर डेसिमल है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, हम सबसे पहले गए बाइनरी पे, तो इसमें हमने देखा इसकी रेंज होती है 0 से 1, यानी कि इसमें सिर्फ 0 और 1 यूज कर सकते हैं। 0 1 से ही बना है 10, तो ठीक है, हमने कह दिया कि ये बाइनरी है। ठीक है, अब हम आगे गए हेक्साडेसिमल पे, हमने देखा कि 0 to 9 तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, 0 to 9 के बीच में 0 1 आ ही रहा है, तो ये तो हेक्साडेसिमल भी हो गया।
अब हम और ऊपर गए, हमने देखा ऑक्टल, ऑक्टल में भी 0 to 7 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, तो ये तो ऑक्टल भी हो गया, ऑक्टल में भी आ रहा है ना 1 और 0, तो 1 0 तो डेसिमल में भी आ रहा है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये कैसा नंबर है, ये ऑक्टल है, बाइनरी है, क्या है ये। अब अगर हम बात करें तो क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दिया, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं खुद ही कि ये तो बाइनरी भी है, ये तो हेक्साडेसिमल भी बन पा रहा है, तो ऑक्टल भी है, डेसिमल भी है, सब कुछ है ये तो। अब हम जज कैसे करेंगे कि स्पेसिफिकली हम कैसे कह सकते हैं कि यही नंबर है, तो वो हम कैसे कहेंगे, वो हम इस तरीके से कहेंगे कि हम अब यूज करेंगे प्रीफिक्स, यानी कि अगर आप ऑक्टल नंबर बना रहे हैं तो उसके प्रीफिक्स में आप यूज करेंगे 0 को, अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं उसके प्रीफिक्स में आप लिखेंगे 0x। अब ये जो x है, 0 ओ नहीं है, 0 है, ठीक है, याद रखना, ओ नहीं है, 0 है, और ये x स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकता है। बाइनरी के लिए हम यूज करेंगे 0b या फिर 0 और कैपिटल b, ठीक है, जो लेटर्स हैं जैसे x है या फिर b है, स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ मैंने लिखा सिर्फ 10, और डेसिमल में हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, अब मैंने लिखा 10, अब आप क्लियरली बता पाओगे क्योंकि पहले सबसे पहला तो हम प्रीफिक्स देख लेते हैं, एक तो हमें प्रीफिक्स से ही आइडिया हो जाता है, 0x है तो हेक्साडेसिमल, 0 है तो ऑक्टल, और 0b है तो बाइनरी, कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा डेसिमल। अब हम रेंज भी चेक कर लेते हैं, ऑब्वियसली 0 1 जो है 0 to 9 के बीच में ही आता है, तो ऑब्वियसली ये कैसा नंबर हो गया, ये डेसिमल हो गया। अब मैंने लिखा 10 और इसके प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया, ये हमने लिखा 10 और प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया 0। अब हम देखते के साथ में समझ सकते हैं क्योंकि हमने 0 प्रीफिक्स में यूज किया है तो दिस इज ऑक्टल नंबर। रेंज भी चेक कर लेते हैं, 1 और 0 है तो 1 0 0 से 7 के रेंज के बीच में आता है, बिल्कुल, तो ये एक ऑक्टल नंबर हो गया। वहीं पे 10 से पहले हमने 0x लिख दिया होता, अब ये कैसा बन जाता, तो हेक्साडेसिमल बन जाता, राइट। या फिर आगे बाइनरी की बात करें, 10 है और इससे पहले मैंने 0b लिख दिया, तो जैसे 0b लिखा अब ये बन गया बाइनरी, है ना, और अभी तक ये क्या था, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब समझ आया। दूसरा चीज, अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अगर 0 है तो ऑक्टल, 0x है तो हेक्साडेसिमल, रेंज भी चेक करना है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, ध्यान देना इस बात पे, मैंने यहाँ लिखा 0x और मैंने लिख दिया Z 1 2 3। अब बताओ क्या ये हेक्साडेसिमल होगा, क्या ये नंबर हेक्साडेसिमल है? Z है ये, ठीक है, जिसको आज Z भी बोलते हैं कुछ लोग, बट हम Z की बात कर लेते हैं, Z है ये। या फिर अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं 0x 1 2 3 और फिर मैंने लिख दिया Z, अब बताओ क्या ये दोनों वैलिड हैं या फिर ये इनवैलिड होंगे? देखो अभी के लिए जैसे हम कुछ ऐसा लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम ऐसे 10 लिख देते हैं, अगर 10 है तो ये डेसिमल मान लिया जाता है ना, वो सारी चीजें हम कोडिंग के अंदर में नहीं करते हैं, काफी सारी चीजें हमारी यहाँ के चेंज हो जाती है। जैसे हम अपने रियल लाइफ में, मुझे 10,000 लिखना है, एक तो हम इस तरीके से लिखें, बट क्योंकि हमें पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो तो हम इस तरीके से लिख देते हैं 10,000, अब आसान हो रहा है पढ़ने में। ऐसा अगर हम यहाँ करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे ही कोमा यूज करेंगे तो कंपाइलर को कुछ और ही समझ लेगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, हम बेस वगैरह की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने बस थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने लिख दिया कि बेस ये होते हैं, बट हम कभी भी इनको ब्रैकेट में करके और बेस ऐसा कुछ हम कभी भी नहीं लिखेंगे, है ना। वैलिड हो सकता है अगर x और z का वैल्यू दिया रहे तो, अच्छा नहीं, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, हमें किसी भी नंबर में सबसे पहले उसका प्रीफिक्स देखना है, अगर वो प्रीफिक्स है, जैसे हमने 0x देख लिया, अब 0x है, इट मींस ये हेक्साडेसिमल ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आपको ये चेक करना है, जैसे 0x देखा हम समझ गए कि हेक्साडेसिमल है, अब हमें ये चेक करना है कि ये वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है या फिर ये इनवैलिड है। अगर हम इसको आगे चेक करें तो z आ गया सबसे पहले, z है ना, तो z क्या a to f की रेंज में आता है, z यहाँ देखो a to f,
सिर्फ ABCDEF, सिर्फ इतने से, इन्हीं को हम यूज कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर में सिर्फ यही कैरेक्टर हो सकते हैं, यही 6 कैरेक्टर हो सकते हैं। इनके अलावा हम कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे। जैसे ही आपको कोई कैरेक्टर नजर आए आप सीधा कह देंगे दिस इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। अगर हमने इसको नॉर्मली लिखा होता, मैंने लिखा इसको 1 2 3 और Z। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं है, सो दिस इज डेसिमल। क्या डेसिमल में Z यूज हो सकता है? उसमें तो सिर्फ 0 to 9 डिजिट यूज हो सकते हैं, Z का तो कोई स्पेस ही नहीं है। सो दिस इज इनवैलिड डेसिमल नंबर, है ना। हमने प्रीफिक्स में कुछ भी यूज नहीं किया, नहीं यूज करके हम इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? डेसिमल। और डेसिमल अगर हम बना रहे हैं तो रेंज से भी बाहर चले गए, Z तो आता ही नहीं है ना, 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं ओनली, है ना। तो ये चीज है। या फिर बाइनरी की बात करें, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने लिखा 0B1211001। अब यहाँ देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे 0B यूज किया, प्रीफिक्स यूज किया, प्रीफिक्स तो बाइनरी का है, यानी कि ये बाइनरी नंबर है। अब हम इसको ये भी चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी का रेंज सिर्फ 0 1 होता है, सिर्फ या तो 0 हो या 1 हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। 2, ये तो क्या है? ये तो इनवैलिड है, तो ये इनवैलिड बाइनरी नंबर हो गया। देखो अभी के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को सबसे पहला तो ज्यादा आप लोगों को अपने ऊपर में हेडेक नहीं लेना है कि हमें तो कोडिंग समझ नहीं आ रहा या फिर ये सारी चीजें क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ हमें क्लियर होता जाएगा। बाकी क्योंकि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो ये चार सारी चीजें तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, है ना। जैसे C++ है, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस एग्जाम के अंदर में आने वाली है वो तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी क्लासेस चली रही हैं, आप लोग कंटिन्यू पढ़ें, कंसिस्टेंसी रखें और साथ के साथ में उन चीज़ों को लर्न करते हुए चलें। आप लोग जितना हो सके पहले से प्रिपेयर रहें। ये नहीं कि एग्जाम डेट आ जाएगी या एग्जाम जब पास आ जाएंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं, आज से स्टार्ट कर दें। अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो हमें लास्ट में जाके पूरा बर्डन नहीं लगेगा अपने सर पे, पूरा बोझ लेके हम नहीं बैठे रहेंगे, है ना। बस बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो हो ही जाएगा अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। नोट्स आप लोगों को साथ के साथ में मिल ही रहे हैं, बाकी अगर अपने खुद के नोट्स आप लोग बनाएं तो उससे ज्यादा अच्छी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली तो आउटपुट प्रिडिक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई भी कोड दे दिया, आप कहेंगे इसका आउटपुट क्या है। मोस्टली प्रोग्रामिंग से तो यही पूछे जाते हैं। बाकी न्यूमेरिक जैसे आप लोगों का नेटवर्किंग हो गया और ये सब हो गया, इधर से हो सकता है। बाकी इसमें से भी 1 2 न्यूमेरिक क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जो 4 चीजें हैं, इन्हीं को, सिर्फ ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, चारों का बेस वो तो हमें याद हो ही जाएगा। और इन सब का प्रीफिक्स क्या है, आगे हमें क्या लगाना है। ऑक्टल के लिए 0, हेक्साडेसिमल के लिए 0x, बाइनरी के लिए 0b, बस बाकी चीजें खत्म। सिर्फ ये याद रखना, ऑक्टल में 0 to 7, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F, और बाइनरी में 0 to 1, सिर्फ यही यूज हो सकता है। अब मैं फटाफट से 1 2 क्वेश्चंस लिखूंगी, आप लोगों को फटाफट से बताना है कि वो नंबर कैसा है। ठीक है, वो डेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी है या फिर कैसा नंबर है। ठीक है, फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है। मैं 1 2 3 इस तरीके से करके लिख देती हूँ, बाकी हम आगे MCQ भी करेंगे अभी इससे रिलेटेड। तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए हल्का सा, फिर हम MCQ पे आएंगे, है ना, इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट। अब फटाफट से बताओ कि 1 2 3 4 करके लिख देना। फर्स्ट बाइनरी है, सेकंड ये है, थर्ड वो है, इस तरीके से। और चेक कर लेना, वापस से बोल रही हूँ, सिर्फ प्रीफिक्स पे डिपेंडेंट मत रहना, आगे क्या वैल्यू लिखा हुआ है उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, वो वैलिड है या नहीं ये भी हमें चेक करना है, क्योंकि काफी बार आगे MCQ में हम देखेंगे कि ये पूछा जाएगा कि ये वैलिड नंबर है कि नहीं है। हेक्साडेसिमल ये सब तो चलो ठीक है हमने बता दिया, बट वैलिड है कि नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
जितना पढ़ाया जा रहा है इनफ है ना, नोट्स तो प्रोवाइड करवाए ही जा रहे हैं, और ऐसा स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं है। दूसरा, टेस्ट सीरीज तो आप लोगों को मिलेंगी एग्जाम्पल्स के लिए, एमसीक्यू तो करवाए ही जा रहे हैं, सब कुछ मिल ही रहा है। बस यहाँ जो जितना करवाया जा रहा है ना, आप लोग सिर्फ उस पर फोकस रखो, आगे की चीजें भूल जाओ, माइंड से निकाल के रख दो सारी चीजें, बुक या पढ़नी है या कुछ और करना है, नहीं, सारी चीजें आउट कर दो अपने माइंड से। थर्ड इनवैलिड है, फर्स्ट बाइनरी है। ओके ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर बाइनरी है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बाइनरी है। 0 भी बाइनरी और 0 1 यूज किया है, बिल्कुल वैलिड बाइनरी नंबर है। जैसे 0 यूज किया, दिस इज ऑक्टल। अब क्या ऑक्टल की रेंज में 8 आता है? तो बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या किसी ने बताया इसको? बिल्कुल सही, 2 नॉट ऑक्टल। थर्ड की बात करें, 0x यूज किया, हेक्साडेसिमल है। क्या हेक्साडेसिमल में 1 2 3 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। F आता है? बिल्कुल आता है। आगे चलते हैं, कोई पॉइंट, कोई प्रीफिक्स यूज नहीं किया, नॉर्मल वैल्यू है, इट मींस दिस इज डेसिमल। डेसिमल की रेंज 0 to 9 होती है, वही हमने यूज किया, आगे तो हम गए नहीं। बिल्कुल सारी चीजें वैलिड है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। दूसरा चीज, हाँ ये भी याद रखना कि इनके साथ में हम पॉइंट्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे डेसिमल की बात करें, मैंने लिखा 19, अभी तक ये एक डेसिमल नंबर है। जैसे ही हम पॉइंट यूज करेंगे तो ये डेसिमल से हटके क्या हो जाएगा, ये डबल टाइप का वैल्यू हो जाएगा, डबल कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, ऑक्टल की बात करें, हमने लिखा 0 7 1 इस तरीके से, इसके साथ पॉइंट यूज किया कुछ इस तरीके से, पॉइंट हम यूज नहीं कर सकते, है ना। हेक्साडेसिमल के साथ अगर हमने पॉइंट यूज करने की कोशिश की, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। या फिर बाइनरी के साथ में हमने पॉइंट यूज करने की कोशिश की, तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इनके साथ पॉइंट यूज मत करना। अगर डेसिमल के साथ पॉइंट यूज करेंगे तो उसको डेसिमल भी नहीं समझा जाएगा, वो इंटीजर से तो हट ही जाएगा। इंटीजर के बजाय उसको क्या समझा जाएगा? डबल कांस्टेंट। कौन से वाले की बात कर रहे हो आप, इसकी या फिर पहले जो हमारे पास था? पहले वाले में हमने 0 लिखा था प्रीफिक्स में, फिर 0 7 8 कुछ था, है ना। तो जैसे ही हमने प्रीफिक्स में 0 यूज किया, तो जैसे 0 यूज किया तो ये नंबर कैसा बन जाएगा? ऑक्टल नंबर बन जाएगा, ठीक है, वो डेसिमल नहीं रहेगा। ओके आगे बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की। तो फ्लोटिंग पॉइंट में हमें पता है हमारे पास दो ही हैं, एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है दोनों में से? डबल होता है। और अगर इसका भी पूछ लिया जाए कि इंटीग्रल कांस्टेंट्स में या फिर इंटीजर या इंटीग्रल, दोनों सेम ही है, इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है, GRAL, या फिर इंटीजर कांस्टेंट, दोनों सेम ही है। अगर पूछ लिया जाए इसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है, सो दैट इज इंटीजर, है ना। वैसे तो हमारे पास बिना पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए शॉर्ट इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट और ये सब होते ही हैं। आगे बात करें कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के लिए हम कैर को यूज करेंगे और इसमें हम कैरेक्टर्स को स्टोर करवा रहे होते हैं। जैसे हमने कुछ कैपिटल A स्टोर करवाया, अब इसके लिए रूल ये है कि आप इसको हमेशा सिंगल क्वॉट में एनक्लोज करके लिखेंगे, है ना। आप इसको ओपनली नहीं लिख सकते। उसके पीछे भी रीजन हमने जान लिया था। एक तो जो भी चीज, हम किसी भी चीज को हमने नॉर्मली लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया प्रिशु, ये हमने नॉर्मली लिखा ना, इसको सिंगल क्वॉट में एनक्लोज किया ना डबल क्वॉट के अंदर में, डबल कोट यानी डबल इन्वर्टेड कोमास, तो हमने इसको सिंपली लिखा है। अब जो भी चीज हमने अपने कोड में लिखी है, वो हर एक चीज जो जिसके बारे में कंपाइलर नहीं जानता, वो उसके लिए क्या होती है? आइडेंटिफायर। अब हमें इसको आइडेंटिफायर थोड़ी बनाना है, हमें तो इसको, एक किसी का नाम है ये, मेरा नाम है ये, तो हमें इसको एज ए नेम स्टोर करवाना है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई डेटा है, अगर उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग। क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कांस्टेंट उसको हम कहते हैं। अब कांस्टेंट क्यों कहा? क्योंकि एक बार नाम बना दिया ना, वो तो फिक्स ही रहेगा, उसको चेंज थोड़ी हम कर सकते हैं। चेंज सिर्फ किसको कर सकते हैं? वेरिएबल्स को। जो भी सारी बाकी चीजें हैं उनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा, हमने ये भी बात करी थी कि अगर जैसे मेरे पास 9 है, 9 मैंने एक तो सिंपली लिखा हुआ है, दूसरा मैंने 9 को सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिया, तीसरा मैंने इसको डबल कोट में एनक्लोज कर दिया। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले वाला तो इंटीजर टाइप का है, 9 है, कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट हो गया। दूसरे वाले को सिंगल कोट में जैसे ही एनक्लोज किया, ये किस टाइप का बन गया? ये तो कैरेक्टर टाइप का बन गया। तीसरे वाले को जैसे ही हमने डबल कोट में एनक्लोज किया, ये कैसा बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा, है ना।
तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हो गए। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की भी हमने बात कर ली। जो भी चीज, अगर आपने इवन कोई कैरेक्टर, कोई ऑपरेटर लिया, प्लस सिंबल लिया, माइनस सिंबल लिया, परसेंटेज लिया, सबको सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से, ये सब भी क्या बन जाएंगे, कैरेक्टर्स बन जाएंगे, है ना। और जैसे दूसरा चीज, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश की, मैंने लिखा 10 और 10 को सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिया। अब ये इनवैलिड हो जाएगा, क्यों? कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, ना कि मल्टीपल कैरेक्टर्स। मल्टीपल कैरेक्टर लेने हैं तो इसको स्ट्रिंग बना दो इस तरीके से, डबल कोट में एनक्लोज करके। अगर दो से एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं तो आप उसको कभी भी सिंगल कोट में एनक्लोज करके कैरेक्टर बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जैसे ही आप डबल कैरेक्टर्स को यूज करेंगे तो ये तो दो कैरेक्टर हो गए ना, एक कैरेक्टर थोड़ी है। एक कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए एक बाइट इनफ होता है, बट आप एक ही बाइट में दो दो कैरेक्टर डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो कैसे हो सकता है? नहीं, यूट्यूब पे हम कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करेंगे। आई थिंक आज यूट्यूब पे ये हमारा लास्ट क्लास होगा। उसके बाद में सारी जो क्लासेस होंगी वो हैप्पी कोडिंग चैनल पे होंगी, जिसके लिए आपको ये कोर्स जो है वो परचेज करना पड़ेगा, जिसका टोटल फी है 1500, है ना। तो बिहार भर्ती के नाम से आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे हैप्पी कोडिंग ऐप, तो वहां आपको ये मिल जाएगा। अब ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट आप लोग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी मल्टीपल कैरेक्टर्स को सिंगल क्वोट में एनक्लोज करके एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो वहां एरर जनरेट हो जाएगा। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हमने देख ही लिया, जहां पे भी आप अगर सिंगल कैरेक्टर को भी डबल क्वोट में एनक्लोज कर देंगे तो ये भी स्ट्रिंग होगा। अगर आपने कुछ इस तरीके से किसी नंबर को डबल क्वोट में एनक्लोज कर दिया, ये भी स्ट्रिंग होगा। हमने लिखा 1978 डबल क्वोट में एनक्लोज कर दिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। एक तो मैं कुछ ऐसा लिखती, मैंने एक तो लिखा होता 1978। अभी के लिए ये वैल्यू कैसा है, इंटीजर टाइप है, वहीं मैंने इसको डबल कोट में एनक्लोज कर दिया, अभी इंटीजर नहीं बचा, यानी कि इंटीजर नहीं बचा। ओके, वेरी गुड, आपने अच्छा फायदा उठाया कूपन कोड का। बाकी सब अगर रह गए हैं तो वो उनकी वजह से, वो खुद की वजह से रहे हैं। पहले ही वॉर्न किया था कि कूपन कोड जल्दी खत्म हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब देखो, जैसे अगर मेरे पास ये 1978 होता, इसके साथ में मैं जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो हम परफॉर्म करवा सकते थे। हम इसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते थे, कुछ माइनस कर सकते थे, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवा सकते थे। अब हमने इसको बना दिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स के साथ में हम ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसके साथ में 1978 और ये मेरे पास स्ट्रिंग है, अब इसके साथ में मैं +1 करना चाहूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अब एक इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं रहा जिसमें हमें एक ऐड कर देंगे तो 1979 बन जाएगा। नहीं, अब ये एक स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग के साथ में आप ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवा सकते, है ना। तो जब भी बात आती है, जैसे टेलीफोन नंबर, अगर हमें किसी का भी मोबाइल नंबर स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हम हमेशा स्ट्रिंग को ही यूज करते हैं। यानी कि जैसे किसी का भी कोई भी नंबर है, कोई भी XYZ कोई भी नंबर आपका है, जैसे जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, तो उसको हम एज ए इंटीजर स्टोर नहीं करवाते कभी भी। क्यों? क्योंकि कभी भी मोबाइल नंबर्स के साथ में हमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन तो परफॉर्म करवानी नहीं है। दो लोगों के नंबर ऐड किए तो कोई तीसरा नंबर निकल के आ गया, या 3 लोगों के नंबर ऐड किए कोई चौथा नंबर निकल के आ गया, ऐसा तो कुछ हमें करना ही नहीं होता। तो जिनके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवाते उनको हम डबल कोट में, यानी कि एज ए स्ट्रिंग हम स्टोर करवाते हैं उनको। या फिर किसी का नेम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, है ना, ऐसी सारी चीजें हम एज ए स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे होते हैं। अब हम फटाफट से आ जाते हैं MCQ पे, जो भी हमने अभी आज ही की क्लास में पढ़ा है, फटाफट से उसी से रिलेटेड सारे MCQs हैं, फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ एनी इंटीग्रल टाइप लिटरल? कोई भी आपके पास इंटीजर बोल ले या फिर इंटीग्रल बोल ले, ये आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 19, मैंने लिख दिया 100, मैंने लिख दिया 120, इनका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होगा वो क्या इनमें से होने वाला है, फ्लोट, डबल, इंट या फिर लॉन्ग? बिल्कुल सही कहा, कौन सा होगा हमारे पास, इंट। डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा है, इंट। अगर हम बात करें ऐसे वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो वो शॉर्ट होता है, फिर उसके बाद इंट आ जाता है, फिर उसके बाद लॉन्ग इंट आ जाता है, फिर उसके बाद
लॉन्ग इंट भी आ जाता है। शॉर्ट का साइज 2 बाइट होता है, इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, लॉन्ग इंट का साइज 8 बाइट होता है, और ये डिपेंड करता है 16 बाइट भी हो सकता है, या फिर ये 8 या 16 दोनों हो सकता है ना, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ एनी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट की यहाँ बात कर रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट का डिफॉल्ट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट यानी एक पॉइंटिंग वैल्यू, जैसे कि 19.8 ये पॉइंटिंग वैल्यू है, इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होगा? फ्लोट, डबल, या फिर लॉन्ग डबल, या फिर इंट? डिफॉल्ट डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं। फ्लोट, और कोई? जो चीजें कभी नहीं बताई ना, ऐसे कि हाँ ये तो होना ही नहीं है, बस वही होना है, वही हमने रट लिया कि हाँ यही आंसर है। जो कहा है कि इसको तो भूल ही जाओ कि ये तो कुछ है ही नहीं, उसी चीजों को हमने रट लिया बिल्कुल। देखो, हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए फ्लोट डेटा टाइप होता है, फिर हमारे पास डबल भी होता है, फिर हमारे पास लॉन्ग डबल भी होता है। पहली बात तो यही 3 डेटा टाइप है पॉइंटिंग वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। इंट तो इंटीजर के लिए होता है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब बात करना है डिफॉल्ट की। मैंने सिर्फ वैल्यू लिख दिया, अब मैं कह रही हूँ अब बताओ क्या टाइप है इसका। डिफॉल्ट होता है हमारे पास डबल, फ्लोट नहीं होता है, ना ही लॉन्ग डबल होता है। कौन सा होता है? डबल होता है ना। तो ये बी बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर किया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास होता है? डबल होता है, ना कि फ्लोट और ना ही लॉन्ग डबल, हमेशा याद रखना। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है, या हम कह सकते हैं डिफॉल्ट डेटा टाइप। और अगर पॉइंटिंग वैल्यूज की या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करें तो वहां पे डबल डिफॉल्ट होता है ना। ऑक्टल लिटरल इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विद, ऑक्टल नंबर है उसका प्रीफिक्स क्या हमारे पास होने वाला है, फटाफट से बताओ। देखो, जरूरी नहीं है कि हम 6 से ज्यादा जाएंगे तभी वो जो है डबल माना जाएगा, जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ लिख दिया 16.8, हम जरूरी नहीं कि 6 डिजिट पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेंगे, उसके आगे जाएंगे 7वां डिजिट लेंगे तो ही वो डबल कंसीडर होगा, नहीं। हमने नॉर्मली लिख दिया फ्लोटिंग पॉइंट है, इट मीन्स इसका डेटा टाइप कौन सा है? डबल है। अगर हमें इसको फ्लोट बनाना है देन वी विल राइट इट लाइक दिस। सफिक्स में, सफिक्स हम कहते हैं लास्ट में क्या ऐड करेंगे, तो लास्ट में जब हम एफ यूज करेंगे तो ये फ्लोट टाइप का बनेगा, अदरवाइज ये डबल ही रहेगा, है ना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, ओ को हम यूज कर रहे होते हैं ऑक्टल के लिए। और दूसरा चीज 0 to 7 डिजिट्स, और बेस की बात करें तो बेस होता है इसका टोटल 8, है ना। आगे बात करते हैं, हेक्साडेसिमल लिटरल इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विद। हेक्साडेसिमल किसमें किससे प्रीफिक्स होता है? हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स क्या होता है, फटाफट से बताओ। लिख दो ना, इतना कोई हार्ड थोड़ी है, 0x लिख दो, क्या जा रहा है। ए लिखा, इससे अच्छा 0x लिख देते, है ना। 0x होता है हेक्साडेसिमल के लिए। और दूसरा चीज, इसका बेस की बात करें, बेस होता है 16, जिसमें हम 0 to 9 और A to F कैरेक्टर्स को यूज कर रहे होते हैं, और ये कैरेक्टर्स स्मॉल एंड कैपिटल दोनों हो सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, बाइनरी लिटरल इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विद। बाइनरी, बाइनरी के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? बिल्कुल यहाँ हम यूज करेंगे 0b, ठीक है, ना कि A। 0b और ये स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। इसका बेस 2 होता है, इसमें सिर्फ या तो 0 यूज कर सकते हैं या फिर 1, इससे आगे हम कभी भी नहीं जाएंगे। आगे बात करते हैं, कैरेक्टर लिटरल्स आर ऑलवेज रिटन इन। कैरेक्टर लिटरल्स को हम कैसे लिखते हैं? डबल कोट में, एंगुलर ब्रैकेट्स में, या फिर सिंगल कोट्स में, या फिर पैरेंथेसिस में? कैसे हम लिखेंगे? ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड। कैरेक्टर्स को हम हमेशा सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिख रहे होंगे, वेरी गुड। आगे बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स को कैसे लिखेंगे?
वही सिंगल कोट, डबल कोट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट। अब तो मैंने खैर नहीं डांटा, ऐसे कोई बात नहीं है। सही आंसर करोगे तो ऑब्वियसली शाबाशियां ही मिलेंगी। यहाँ हम यूज करते हैं डबल कोट्स को, है ना, स्ट्रिंग्स के लिए हम डबल कोट को यूज करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8, यहाँ पे इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा इनवैलिड है। देखो सब में कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, यानी कि हमें कैरेक्टर असाइन करवाना है। अब कैरेक्टर असाइन करवाना है तो इनमें से बताओ ये सब में से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड हमने लिखा हुआ है। वन टू थ्री फोर फाइव, हो सकता है मल्टीपल भी हो इनवैलिड में, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। थर्ड वन इनवैलिड है, फर्स्ट वन करेक्ट है। क्या 10 को हम कैरेक्टर बना सकते हैं? पांचवा भी इनवैलिड है, ठीक है। ये तीनों ही इनवैलिड है। कैसे? यहाँ पे देखो सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है, दो कैरेक्टर आ गए, एक 1 हो गया, एक 0 हो गया, दो हो गए इनवैलिड। सिंगल है बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो तीन तीन हो गए तो बिल्कुल ही इनवैलिड है। एक है बिल्कुल ठीक है। ये देखो क्या ही कैरेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी कैरेक्टर नहीं लग रहा है ना, तो ये भी इनवैलिड है। और दूसरा चीज 2 3 5 6, छह छह कैरेक्टर हम एक साथ स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इनवैलिड है। ठीक है, तो कौन कौन से इनवैलिड है? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट वन भी इनवैलिड है, वो किसी ने भी नहीं बताया, फर्स्ट वन भी इनवैलिड है। 10 हम यूज कर रहे हैं, हमने कहा था कि 0 to 9 डिजिट्स को आप कैरेक्टर्स बना सकते हैं, हमने लिखा 1, 1 को कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, बिल्कुल सही है। 0 9 को कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, 0 को कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, सब सही है। दिक्कत कहाँ है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। मैंने लिख दिया 1 9, इसको कैरेक्टर बना दो, तो 1 एक अलग कैरेक्टर है, 9 अलग कैरेक्टर है ना, तो दोनों दो कैरेक्टर है। और कैरेक्टर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, ना कि दो दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड ऑक्टल लिटरल असाइनमेंट इन C++। इनमें से कौन सा ऑक्टल लिटरल असाइनमेंट है जो कि इनवैलिड है? किसकी बात हो रही है, ध्यान से सुन लेना। ऑक्टल की, ऑक्टल लिटरल की, और यहाँ इनवैलिड की बात कर रहे हैं, ना कि वैलिड की। किसकी बात कर रहे थे हम? ऑक्टल की, हाँ ठीक है। 0 प्रीफिक्स में है, 0 1 यूज किया है, इसका जो टोटल लेंथ होता है वो होता है 0 to 7, 0 to 7 यही इसका रेंज होता है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इसी रेंज में है, 7 भी इसी रेंज में है। ऑक्टल के लिए 0 प्रीफिक्स यूज किया है, ये भी वैलिड है। 1 और 4 यूज किया है, ये इनवैलिड है, पॉइंट हम यूज नहीं कर सकते, है ना। यही चीज अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर में कर रहे होते तो ये वैलिड होता। कैसे वैलिड होता? 0 को तो ये सबसे पहले भूल जाता और इसको एक इस तरीके से इस नंबर मान लेता है, एक पॉइंटिंग वैल्यू, है ना, डबल टाइप का वैल्यू मान लेता, 0 को इग्नोर कर देता। दूसरा, अगर हम यहाँ इन सब की बात करें, असाइनमेंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं, जो कि हम टाइपकास्टिंग में और अच्छे से कवर अप कर रहे होंगे, तो यहाँ पे है हमारे पास 010, तो ये एक ऑक्टल नंबर है। सबसे पहले ऑक्टल को बाइंड जो है डेसिमल में चेंज किया जाएगा, जो भी इसका डेसिमल आएगा। अब उस डेसिमल को फिर फ्लोट में चेंज किया जाएगा, फिर इस एफ को असाइन किया जाएगा। डायरेक्ट 010 एफ को जाके असाइन नहीं होगा, है ना। पहले जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, उन सबको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको असाइन करते हैं, फिर उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं। तो वो चीज टाइपकास्टिंग के टाइम पे हम पढ़ेंगे और डीपली। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड हेक्साडेसिमल लिटरल इन C++। हेक्साडेसिमल लिटरल कौन सा यहाँ गलत है? हेक्साडेसिमल की बात हो रही है।
ये कॉन्सेप्ट पहली बार सीखा है तो आगे याद भी रखना है ना, जो सारी चीजें बताई है सिर्फ उनको लिख लेना, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, और हमसे आगे कोई कहानी पूछेगा भी नहीं कि कल को आपको कोई कहे कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करो या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, वो सारी चीजें तो हमारे मतलब की भी नहीं, यहाँ पे पूछी भी नहीं जाएंगी, जितना है वो सब बता ही दिया। सी, ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 to 9 डिजिट्स हो सकती हैं और A to F कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ABC बिल्कुल ठीक है, 0x प्रीफिक्स है, 0x प्रीफिक्स है, ABC 7 8 बिल्कुल ठीक है। पॉइंट यूज कर लिया, गलत है, और ये भी बिल्कुल सही है हमारे पास, है ना। और इन सबको असाइन करने की बात करें तो इनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इनको चेंज करके सबसे पहले डेसिमल में चेंज किया जाएगा सभी हेक्साडेसिमल्स को, फिर इनके अकॉर्डिंग इनको असाइन कर दिया जाएगा। इंटीजर है तो इंटीजर में चेंज करके, फ्लोट है तो फ्लोट में चेंज करके, इस तरीके से, है ना। टेंशन मत लेना इस चीज की, हम आगे टाइप कास्टिंग के केस में पढ़ेंगे, अभी समझ भी नहीं आएगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इन C++ ड्यू टू इनकरेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनमें से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत है? इनमें से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन, और साथ में असाइन भी कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग हमारे पास है? जीरो ऑक्टल है, ऑक्टल की रेंज ही है, जैसे जीरो यूज किया ऑक्टल है, पॉइंटिंग वैल्यू यूज कर ली तो ये तो गलत है। दूसरा चीज, यहाँ अगर हम देखें फ्लोट और फ्लोट के साथ वेरिएबल नेम दोनों को एक साथ लिख दिया तो ये तो फ्लोट एफ बन गया, ना तो ये डेटा टाइप ही रहा ना ही कोई वेरिएबल नेम ही रहा, है ना, दोनों चीजों को हमने मिक्सअप कर दिया तो ये तो वैसे इनवैलिड हो गया। दूसरा आगे चलें, 0x बिल्कुल सही है, प्रीफिक्स यूज किया, हेक्साडेसिमल बन गया, हेक्साडेसिमल की रेंज में आते हैं ABC बिल्कुल सही है, 7 8 भी 0 to 9 की रेंज में आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 0b बाइनरी, जैसे 0b प्रीफिक्स में यूज किया ये तो बाइनरी बन गया, और 0 1 यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, असाइन भी सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है? B1। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी लिटरल डिक्लेरेशन इज इनवैलिड इन C++। यहाँ पे कौन सा बाइनरी लिटरल ऐसा है जो डिक्लेरेशन जो कि इनवैलिड है? इनवैलिड बताना है, बाइनरी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, बाइनरी में इनवैलिड पूछा है। बी में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये डेटा टाइप है, हमने पढ़ा था, अगर हम डायरेक्टली इंट है, इंट को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं तो ये साइंड होता है, अगर हम इसको अनसाइंड बनाना चाहें तो अनसाइंड हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एक ही हमारे पास चीज है या हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि आप इसमें अब साइन सिंबल को यूज नहीं कर सकते, कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और आप उसको कुछ इस तरीके से साइन वाला वैल्यू आप स्टोर करवाने की कोशिश करें, ये इनवैलिड होगा, है ना। तो सिर्फ अनसाइंड इंट वाई, इसको अगर आप देख के कह रहे हैं कि इनवैलिड है तो ऐसा कुछ नहीं है, डेटा टाइप है, अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, वेरिएबल नेम भी सही तरीके से लिखे हैं चारों में। बट अगर हम इन नंबर्स को देखें तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, 0b यूज किया है प्रीफिक्स में, बिल्कुल सही है, बट यहाँ हम रेंज से बाहर चले गए थोड़ा सा, है ना, सी में। या अगर आपने इसको कैपिटल बी को देख के कहा कि ये गलत है तो 0b स्मॉल और कैपिटल, बी जो है स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकता है, हेक्साडेसिमल के केस में भी 0x, x जो है वो स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकते हैं, है ना। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस क्लास को यही एंड करते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ करेक्ट हेक्साडेसिमल लिटरल फॉर एन अनसाइंड इंट। यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, अनसाइंड इंटीजर के लिए इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल हम यूज करेंगे? सारे अनसाइंड ही हैं, और यहाँ पे फटाफट से बता दो कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ओके, कोई बात नहीं, अभी याद रखना कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं, ऑक्टल में तो 0 ही होता है तो स्मॉल कैपिटल का तो कुछ है ही नहीं, हेक्साडेसिमल में x जो है स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, और बाइनरी में भी स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकते हैं। ए बी, अगर हम बात करें रेंज की तो वो होती है A to F, तो A B C D E F,
तो जी रेंज से बाहर चला गया। यहाँ बात करें 1A3F की तो बिल्कुल सही है। यहाँ पॉइंटिंग वैल्यू हो गई, पॉइंट यूज कर लिया हेक्साडेसिमल के साथ में। यहाँ भी हम एच पे चले गए तो ये भी गलत है ना। तो पूछा क्या था इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ करेक्ट, करेक्ट की बात करी थी तो करेक्ट तो हमारे पास बी है ना। सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी तो सारे इनकरेक्ट ही हैं, रेंज से बाहर चले गए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही इनफ है। इसी को आप लोग प्रैक्टिस करें। जो भी है हम कल से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और वो शायद हैप्पी कोडिंग पे ही होगा। और अब नेक्स्ट जो क्लास आपकी होने वाली है वो मनोज सर जो है क्लास लेंगे, DSA की क्लास होने वाली, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, है ना। तो फटाफट से आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहें। इस क्लास को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारे हैप्पी कोडिंग ऐप पे होगी।